मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो एक सीनियर सिविल सर्वेंट्स या सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, इन दोनों का इस देश की गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव गवर्नेंस को चलाने में बराबर का ही योगदान रहता है। लेकिन जब बात इस सवाल पर आकर खड़ी होती है कि सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स जब दोनों ही इस देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए और संविधान के लिए इतने जरूरी है और दोनों की ही अपनी अलग अलग पावर्स है, और बात यह की जाए कि ज्यादा पावर इन दोनों में से किसके पास है, तो जवाब क्या होगा, सेक्रेटरीज या मिनिस्टर्स। और इसी जवाब को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव त्रिपाठी। लेकिन मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी के सवाल को समझने से पहले सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की जो कमियां हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको किस तरीके से दूर कर रही है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर एक स्कॉलरशिप आप सभी लोगों को दी जा रही है, जिसमें ऑनलाइन मोड पर बेस्ट टीचिंग क्वालिटी और कंटेंट के साथ आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सिर्फ 49,999 रुपीस में और उसी कोर्स को रिकॉर्डेड लेक्चर में 19,999 रुपीस में ले सकते हैं, और उसके लिए आप दिवाली कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि मिनिस्टर्स और यहां पर जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका रोल अलग अलग किस तरीके से होता है। यहां पर दोनों ही एग्जीक्यूटिव्स हैं, जहां पर मिनिस्टर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं और सेक्रेटरीज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यह समझने से पहले हमें एग्जीक्यूटिव की ही डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। इस देश में आपको तीन अलग अलग तरीके के फंक्शनल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेटिव्स का मतलब होता है एमपीज या एमएलएस जो कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है जो कानून इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव आपको पॉलिटिकल और परमानेंट दो अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलते हैं। जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं। वहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स के तौर पर उन्हें देखा जाता है, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका चेक एंड बैलेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो जब मिनिस्टर्स किसी भी तरीके की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, और अपर लेवल पर मिनिस्टर्स ही यहां पर पूरी तरीके से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। यानी कि सेक्रेटरीज को, सिविल सर्वेंट्स को या आईएएस ऑफिसर को इस बात की गाइडलाइन दी जाती है कि उन्हें किस तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट करना है। वहीं अगर सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, यानी ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके की योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो क्रूशियल रोल प्ले किया जाता है सारी डिसीजन मेकिंग को सही तरीके से लागू करने में, उसमें हमें यहां पर सेक्रेटरीज का जो रोल है वो सबसे बड़ा देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहां पर अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वहीं स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और किसी भी व्यक्ति को अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो उसके लिए यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन क्रैक करना जरूरी है, जिसकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आपकी परफॉर्मेंस और सीनियरिटी के हिसाब से आपको सेक्रेटरी के पद पर भी यहां पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर सिर्फ टेन्योर की बात करें तो मिनिस्टर्स का टेन्योर लगभग आपको 5 साल का ही देखने को मिलता है, लेकिन सेक्रेटरीज का जो टेन्योर है वो टिल द एज ऑफ 60 हो सकता है, जब तक उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो ना हो जाए। इसीलिए सेक्रेटरीज को हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। यानी सेक्रेटरीज तो वहीं रहते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज का जो बेसिकली पोर्टफोलियो है वो भी चेंज होता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जब अगर आपको कभी भी केंद्रीय मंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाया जाता है तो उस वक्त आपको सिर्फ ये पता रहता है कि आपको मिनिस्टर बनाया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिली है और कौन सी मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री मिली है, जैसे डिफेंस या फाइनेंस या होम मिनिस्ट्री, ये आपको बाद में बताया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। 5 साल से पहले किसी मिनिस्टर का अपॉइंट भी किया जा सकता है, किसी को हटाया भी जा सकता है, और किसी का पोर्टफोलियो भी चेंज किया जा सकता है। यानी मिनिस्टर्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी सेक्रेटरी वहीं के वहीं रहते हैं रिटायरमेंट की एज तक। अब अगर हम लोग यहां पर डिसीजन मेकिंग पावर की बात करते हैं तो मिनिस्टर्स का जो डिसीजन है यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मिनिस्टर्स के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो एक तरीके से नेशनल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, नेशनल पॉलिसी को वो पूरी तरीके से चेंज करता है। लेकिन नेशनल पॉलिसी को चेंज करने वाला मिनिस्टर्स का ये लिया गया डिसीजन
कितना सक्सेसफुल होगा या कितना सक्सेसफुल नहीं होगा, ये सेक्रेटरीज पर डिपेंड करता है जो उसे ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर्स अपने हिसाब से सारे के सारे डिसीजंस पूरे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें सेक्रेटरीज पर्दे के पीछे मिनिस्टर्स की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इन सेक्रेटरीज को एक तरीके से मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, सलाह करने के लिए ही रखा जाता है। तो अगर आप नेशनल पॉलिसी के लेवल पर देखना चाह रहे हैं कि कौन डिसीजन लेता है, तो वो मिनिस्टर है। लेकिन अगर आप ग्रासरूट लेवल पर देखना चाह रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है डिसीजन मेकिंग के थ्रू, तो वो सेक्रेटरीज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज की आपके अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड या फिर जवाबदेही से रिलेटेड। अब जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो पूरी तरीके से आपकी लोकसभा के लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, और कुछ हद तक अगर आप इस सीमा को आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के तौर पर पब्लिक ने ही आपको वोट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, चाहे आप विधानसभा में गए थे एमएलए बनकर या लोकसभा में गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर, तो आप अपना काम करेंगे पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तभी आपके पास ये एक एथिकल अथॉरिटी रहेगी कि अगले इलेक्शन में आप जाकर दोबारा से वोट मांग सके। लोकसभा के लिए या फिर कुछ हद तक ऑपोजिशन पार्टी के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है बीइंग अ मिनिस्टर, क्योंकि उदाहरण के तौर पर जब बजट सेशन होता है और आपसे सवाल पूछा जाता है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कि आपने किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा क्यों दिया है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उस सवाल से आप किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सेक्रेटरीज की बात करें तो सेक्रेटरीज यहां पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट जब करते हैं तो वो इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिनिस्टर्स के प्रति ही अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर से समय समय पर रिपोर्ट मांगते हैं, जवाब मांगते हैं, और सेक्रेटरीज को यहां पर बताना पड़ता है कि किस तरीके से वो बेसिकली यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहां पर इनके पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं तो पूरी तरीके से हम लोग यहां पर देखें कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पावर अपने पास होल्ड करके रखते हैं, यानी जो पब्लिक पॉलिसी को शेप करने की या चेंज करने की अथॉरिटी होती है वो यहां पे मिनिस्टर के साथ होती है। हाई स्टेक्स जो नेगोशिएशन है पब्लिक एंगेजमेंट में, ये भी आपको यहां पर मिनिस्टर्स करते हुए दिखते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरीज होते हैं वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज है, प्रशासन से संबंधित जो सेक्रेटरीज का अनुभव है, वो उन मंत्रियों के साथ यहां पर बांटते हैं, उनको पूरी तरीके से गाइड करते हैं। ये बात अलग है कि सेक्रेटरीज की जो एडवाइस होती है, गाइडलाइंस होती है, वो मिनिस्टर्स पर किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन अगर यहां पर मिनिस्टर्स काम न करें तो सेक्रेटरी जो है ग्रास रूट लेवल पर चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर यहां पर सेक्रेटरीज जो है वो एडवाइस न करें मिनिस्टर्स को, तो वो पूरी तरीके से मिनिस्टर्स एक बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे पॉलिसी मेकिंग का और डिसीजन मेकिंग का। अब अगर हम लोग यहां पर कुछ केस स्टडीज लेते हैं, जैसे कोविड-19 जब हुआ था तो यहां पर मिनिस्टर्स ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरी की पूरी नेशनल पॉलिसी चेंज की थी हेल्थ से रिलेटेड, तो ये उनकी डिसीजन मेकिंग की पावर के नाम से हम लोग देखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम लोग सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो सेक्रेटरीज ने इस कोविड-19 का जो डिसीजन मेकिंग था उसको ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं और होम मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है वो अपने नीचे काम करने वाले आईएएस ऑफिसर यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से एडवाइस कर रही थी, गाइड दे रही थी। यानी कि अगर कंक्लूजन की हम लोग बात करें तो चाहे मिनिस्टर हो चाहे सेक्रेटरी हो, हर लेवल पर हमें इनकी डिसीजन मेकिंग पावर, इंप्लीमेंट करने की पावर और पॉलिसीज को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने की पावर कहीं ना कहीं इक्वल देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप सच में ही ये जानना चाहते हैं कि मिनिस्टर और सेक्रेटरीज में से सच में ज्यादा पावर किसके पास है, तो शायद आपको ये जवाब मिलेगा मिनिस्टर के नाम पर ही, क्योंकि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी से ऊपर ही काम करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज में दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो आप एक शब्द में इसका जवाब देंगे या डिप्लोमेटिक बातें करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना और जानना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। This is Anubhav Depani signing off. I'll see you in the next video. Thank you very much.